बेटा डायमेंशन का अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं तो डायमेंशन का मतलब होता है पावर। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है? पावर होती है। पावर टू विच बेस क्वांटिटी आर रेज टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। तो किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी की जो भी पावर होगी उस पावर को ही आप क्या नाम देंगे? डायमेंशन का नाम देंगे। चलिए डिफाइन कर देते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ए, dimension of a physical quantity, dimension of a physical quantity are the power, are the powers to which, are the power to which the base quantity, the base या फंडामेंटल लिख सकते हैं, the base quantities are raised to express that quantity। तो किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपकी बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी की जो भी पावर होगी उस पावर को ही बच्चे आपने क्या नाम देना है? उस पावर को ही आप नाम देंगे किस चीज़ का? डायमेंशन का नाम देंगे उस पावर का ही। ठीक है, चलिए एक और ऐसी बच्ची छोटी सी डेफिनेशन है और वो है डायमेंशनल फॉर्मूला। एक वर्ड आएगा बच्चे इसके अंदर, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला वह एक्सप्रेशन होता है जो आपको ये रिप्रेजेंट करेगा कि किस तरह और कौन कौन सी आपकी फंडामेंटल की क्वांटिटी की जरूरत हुई आपको इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। यानी किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन कौन सी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ हुई और उसे कैसे कैसे यूज़ किया गया उसकी इन्फॉर्मेशन देता है आपको क्या? उसकी इन्फॉर्मेशन देता है आपको डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is that expression, is that expression, is that expression, ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन? is that expression which represent how and which, how and which the base या which of the basic quantity, which of the base quantity, how and which of the base quantity included या are included in that quantity। तो किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन सी और किस तरह की बेस क्वांटिटी का यूज़ किया गया उसी को आप बच्चे क्या बोलते हैं? डायमेंशन फार्मूले का नाम देंगे। जैसे मैं आपको डायमेंशन फार्मूले के बारे में बताता हूँ। अच्छा बस ये चीज़ याद रखना, डायमेंशन फार्मूले को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने इनक्लोज करना है। ठीक है, चलिए कुछ डायमेंशन फार्मूले बच्चे मैं आपको यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा बच्चे? मास का डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो आपने उसे लिखना है m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। तो लीजिए ये है मास का डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, इसके अंदर मास की डायमेंशन क्या है बच्चे? देखिए ये मास का डायमेंशन फार्मूला तो ये है, लेकिन अगर मैं इसमें डायमेंशन पूछूं तो मास की डायमेंशन कितनी है? क्या पावर है? 1, लेंथ की कितनी है? 0, टाइम की कितनी है? 0। चलिए ऐसे ही मैं स्पीड की आपसे पूछता हूँ। स्पीड के अंदर क्या होता है बच्चे? स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो m की पावर तो 0 हो गई, l की पावर 1 होगी और t की पावर माइनस 1। तो इस तरह बच्चे ये है डायमेंशन फार्मूला किसका? स्पीड का। ठीक है, तो यहाँ मास की डायमेंशन कितनी है? 0, लेंथ की 1, टाइम की कितनी है? -1 है। आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला इस तरह आप लिख सकते हो। थर्ड अगर आपको बात करें, थर्ड है बच्चे आपको एक और छोटी सी इसकी रिगार्डिंग डेफिनेशन, फिर आपका चैप्टर स्मूथली शुरू हो जाएगा। आपका क्या है बच्चे? थर्ड आपको एक और डेफिनेशन देने जा रहा हूँ जो है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है?
अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन फार्मूले के डायरेक्ट इक्वेट कर देता हूँ तो जो चीज़ बनेगी उसी को डायमेंशनल इक्वेशन का नाम देगा। ठीक है, तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय the equation obtained by equate करना है, equating a physical quantity ठीक है, a physical quantity with its dimension formula with its dimensional formula is called dimensional equation। उसे की क्या बोलेंगे? डायमेंशनल इक्वेशन नाम देंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ चलिए वेलोसिटी को मैं डायरेक्ट उसकी डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? LT - 1, उससे डायरेक्ट इक्वेट करता हूँ तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन फार्मूले से डायरेक्ट इक्वेट करने से आपके पास जो भी इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को ही आप उसका क्या बनेंगे? उस इक्वेशन का डायमेंशन फार्मूला। चलिए डायमेंशन फार्मूला अगर मैं आपसे कहूँ, चलिए मैं किसका डायमेंशन फार्मूला निकाल के दिखाता हूँ। मैं आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? वैसे एक्सेलरेशन को ए से लिखा जाता है। वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए L, टाइम के लिए T, तो बन गई LT - 1। तो यार कि आपकी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या कोई भी वेलोसिटी, उसका सभी का डायमेंशन फार्मूला LT - 1 है। टाइम का क्या होगा? T, ऊपर जाके बन जाएगा LT - 2। लीजिए एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला बच्चे मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया, कितना है बेटे? LT - 2। इसी तरह अगर मैं किसी और क्वांटिटी का भी आपको लिख के दिखाता हूँ, फोर्स का लिख देता हूँ। फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या निकला है? M, एक्सेलरेशन के लिए LT - 2। ये लीजिए फोर्स का आपका डायमेंशन फार्मूला निकला है। ठीक है, पावर का निकाल के दिखाते हैं। पावर क्या होती है बेटा? वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फोर्स का तो होता है MLT - 2। ऐसे डिस्टेंस मतलब लेंथ से और मल्टीप्लाई, और नीचे टाइम सॉल्व कीजिए, ML² T⁻⁻3। तो इस तरह आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं पावर के डायमेंशन फार्मूले में मास का ही डायमेंशन कितनी है? भाई जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 पावर होती है। तो यहाँ मास की डायमेंशन कितनी है? 1, लेंथ की कितनी है? 2, टाइम की कितनी है? -3। तो इस तरह बच्चे आपको सारे मतलब पता लग चुके हैं। यानी मैंने आपको बताया, आपको सबसे पहले टॉपिक बताया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, पता था आपको। SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उनके लिए ये डायमेंशन आपने यूज़ करनी है। सबसे पहले हमने डायमेंशन का मतलब बताया। किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए बेस क्वांटिटी की जो भी पावर होगी उस पावर को उसकी डायमेंशन का नाम देंगे। डायमेंशन फार्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखने के लिए कौन कौन सी और किस किस तरह फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी उसी को डायमेंशन फार्मूला का नाम देंगे। और अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन फार्मूले से डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे तो जो भी बनेगा उसे आप डायमेंशनल इक्वेशन का नाम देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको बताने जाता हूँ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जो मैं पढ़ रहा हूँ डायमेंशन फार्मूले भरवा रहा हूँ, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। चलिए नेक्स्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बच्चे शुरू करने जा रहा हूँ, और वो है एप्लीकेशन। जो आपको डायमेंशन फार्मूले बताए हैं उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो मेरे आर्टिकल का नाम रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो अभी भी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, डायमेंशन फार्मूला पढ़ रहे हैं, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में बच्चे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी from one system of unit into another। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है,
ये एप्लीकेशन बेस है आपके उस कंसेप्ट के ऊपर कि किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से चेंज नहीं होता। इसका मतलब Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से कभी भी किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो मान लीजिए किसी भी क्वांटिटी को, ठीक है, इफ ए क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी है उसे हम रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड करना था, ठीक है, मैं ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, अगर किसी भी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से, ठीक है, देन इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। देन अगर मैं n2 को निकालना चाहूँ तो n2 किसके बराबर होगा इस इक्वेशन से, N1U1 डिवाइडेड बाय U2 के बराबर होगा, यही होगा। चलिए अगर ये है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, N1 को ऐसे लिखिए, यूनिट है मुझे दोनों की यूनिट, मतलब मास की मास को, मतलब M1/M2, जो भी दो सिस्टम है उनके अंदर जो भी मास इसमें जिस भी फॉर्म में लिखे जाएंगे उनको डिवाइड कीजिए, उनकी पावर a, लेंथ L1/L2 की पावर b और T1/T2 की पावर c। यहाँ मुझे हेयर आपकी टर्म क्या क्या है जरा बता देता हूँ। N1 का मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल नंबर इन फर्स्ट सिस्टम, जो पहला सिस्टम होगा उसके अंदर N1 क्या है। N2 का मतलब क्या होगा, न्यूमेरिकल्स नंबर इन सेकंड सिस्टम। M1 का मतलब क्या होगा, मास, ठीक है, या यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम। ऐसे ही M2 क्या होगा, यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम। ऐसे बच्चे L1 L2 L1 T1 L2 T2 कोर्सपॉन्डिंग आपको पता लग जाए, ठीक है। तो किसी भी आप क्वांटिटी को चेंज करना हो, किसी भी बच्चे एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो दो इक्वेशन याद नहीं है, एक इक्वेशन, तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या उसकी मेथोडोलॉजी रहेगी, उसको मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। आपके 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। मेरे पास ये क्वेश्चन है, आपको पता है न्यूटन आपकी कौन सी यूनिट होती है, यूनिट होती है, डाइन आपकी क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है। तो आपने एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। आ गया कन्वर्जन का केस, ओके। आपने एसआई को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स। तो सबसे पहले जो भी क्वांटिटी हो जिसके बारे में बोला गया हो उसकी डायमेंशन फार्मूला लिख लीजिए, द डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, MLT-2, MLT-2, ठीक है। इसके अंदर मास की पावर कितनी है 1, लेंथ की पावर कितनी है 1 और ये कितनी है, ये है। जो भी डायमेंशन फार्मूला होगा उसे आप कंपेयर करेंगे m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से। कंपेयर करके आप a b c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई और t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, -2 आ गई। फिर क्या करें, अपना सेकंड वाला फार्मूला, अपना सेकंड फार्मूला कौन सा, ये वाला N2। आपने N2 निकालना है, देखिए N1U1 = N2U2, N2 ही निकालना था। तो N2 किसके बराबर होता है, N1। हाँ जी, N1 क्या है इसके अंदर, N1, ये देखिए N1U1, तो N1 क्या है बच्चे, 1 है। तो N1 था 1, M1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम कौन सा था, SI में मास को इसमें लिखा जाता है किलोग्राम। M2 का मतलब सेकंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम में मास को इसमें लिखा जाता है ग्राम और पावर कितनी आ गई 1। लेंथ, SI सिस्टम में आपकी लेंथ को मीटर में, CGS में सेंटीमीटर में, पावर 1। दोनों सिस्टम में टाइम को सेकंड में लिखा जाता है, पावर कितनी है -2। अपनी कन्वीनियंस के लिए इन्हें 1 1 1 मान लीजिए। अब ये कट तभी होंगे जब आपकी यूनिट सेम होंगी। अब कैसे यूनिट सेम करूँ, 1 × किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, पावर 1। ये तो सेकंड से सेकंड वैसे ही कैंसिल हो गया, 1 की पावर -2। तो N2 कितना आ गया बच्चे, 1, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10 की पावर 3,
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 10 की पावर 2 और 1 की कोई भी पावर हो 1 ही होता है, तो 10 की पावर 5। तो मुझे पता लग गया n2 की पावर कितनी है, 10 की पावर 5 है। तो लीजिए मेरा आंसर आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम। तो 1 न्यूटन आपका कितने के बराबर होता है बच्चे, 10 की पावर 5 टाइम के बराबर होता है। तो इस तरह यही टेक्निक लगा के आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर सेम, हर क्वेश्चन के ऊपर सेम टेक्निक लगेगी। इस तरह आप एक सिस्टम को क्या कर सकते हैं, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आई? चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। चलिए सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है बेटा टू चेक dimensional analysis की सेकेंड एप्लीकेशन, टू check the dimensional correctness of a given physical relation। तो किसी भी फिजिकल रिलेशन को चेक करना हो, ठीक है, किसी भी फिजिकल रिलेशन को चेक करना हो क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, उसके लिए भी आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किसी भी गिवन रिलेशन के अंदर, अगर किसी भी गिवन रिलेशन के अंदर आपकी इक्वेशन के दोनों साइड जितनी भी टर्म होंगी उन सभी का अगर सेम डायमेंशन फार्मूला हो तभी वो आपकी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज वो इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग हो जाती है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहले इसी को समझते हैं। ठीक है, तो इफ़ इन ए गिवन रिलेशन, अगर मान लीजिए कोई भी रिलेशन दिया हुआ है, इफ इन ए गिवन रिलेशन द टर्म्स ऑन both side have the same dimension, then the relation is dimensionally correct। ठीक है, अगर एक इक्वेशन के दोनों साइड जितनी भी आपकी टर्म्स हैं सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, सेम। इक्वेशन के दोनों साइड का आपका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा तभी आपकी वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। इस जो मैंने आपको बताया, इससे ये इस लॉ को मुझे प्रिंसिपल होमोजेनिटी के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के को एक अकॉर्डिंगली एक इक्वेशन के दोनों साइड जितनी भी टर्म्स होंगी उन सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, अदरवाइज वो इक्वेशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, मान लीजिए मुझे टू चेक करनी है करेक्टनेस इन द रिलेशन t इज इक्वल टू 2π√L डिवाइडेड बाई g। मान लीजिए एक बच्चे मुझे एक सिंपल आपकी क्या दे रखी है, सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन दे रखी है, मुझे चेक करना है क्या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सबसे पहले डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन को। द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या है बच्चे, टी है। टी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, आपके 10 पीरियड का टाइम फार्मूला टी का टी ही होता है। अब आ जाते हैं द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के ऊपर क्या टर्म है, एक तो 2π है, 2π कोस्टेंट है, कोस्टेंट टर्म का कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, तो सिर्फ बचा आपका लेंथ। ठीक है, यानी मुझे लिखनी है डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन उसकी क्या होगी, LT-2 और पावर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, मुझे पहले सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे, मैं इसे कैंसिल करके इसे ऊपर लेके जाऊँगा, t की पावर +2, उसका रूट करोगे तो t ही आ जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन इक्वल आ गई, और अगर इक्वल आ गई दोनों साइड की डायमेंशन है, लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन आपकी इक्वल आ रही है, अगर आई तब ये इक्वेशन आपकी क्या होगी, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन क्या होगी बेटा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो इस तरह हम करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। चलिए एक और बच्चे आपको सोल्व करके दिखाते हैं, एक दो क्वेश्चन और सोल्व करेंगे इसकी टाइप। मान लीजिए कि इक्वेशन है आपकी, कौन सी इक्वेशन है, v² - u² = 2as।
मुझे इस इक्वेशन को आपको चेक करके दिखाना है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। चलिए डायरेक्टली कर देते हैं। वेलोसिटी का मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है LT-2 स्क्वायर हो गया। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का भी LT-1 या वेलोसिटी कोई भी हो उसका तो डायमेंशन फार्मूला LT-1 ही होता है। कांस्टेंट टर्म का नहीं होता है, एक्सेलरेशन का होता है LT-2 और डिस्प्लेसमेंट का होता है L। लीजिए L² माइनस L² इक्वल टू L²(T)⁻²। लीजिए इक्वेशन की दोनों साइड जितनी भी टर्म हैं उन सभी का डायमेंशन फार्मूला सेम है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा, डायमेंशन फार्मूला करते हुए जरा ध्यान दीजिए, ये वेलोसिटी का स्केल है। वेलोसिटी में से वेलोसिटी ही माइनस हो सकती है, लेंथ में लेंथ ही ऐड हो सकती है, लेंथ ही माइनस हो सकती है। तो याद रखना डायमेंशन फार्मूले के अंदर भाई सेम क्वांटिटी ही सेम में ऐड भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। जब भी इस सेम में से सेम को माइनस करो या प्लस करो आपका आंसर वही आ जाएगा, L²(T)⁻²। यहाँ मैथमेटिक्स का यूज़ नहीं करना है कि इसको कैंसिल करके जीरो कर देना। यहाँ डायमेंशन लिख लो भाई, लेंथ में लेंथ ऐड करोगे या लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे तब भी लेंथ ही आएगी। ऐसी वेलोसिटी के स्केल में से वेलोसिटी का स्केल माइनस करोगे तो वेलोसिटी का स्केल ही आएगा। इक्वल टू L²(T)⁻²। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बच्चे आपकी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ऐसे ही बच्चे कोई भी इक्वेशन आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर आप बता सकते हैं कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। जैसे चलिए एक और इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, एक और इक्वेशन की बात करते हैं। जैसे आपको दे देते हैं F फोर्स है ax² प्लस bt² के बराबर। आपको a/b का डायमेंशन फार्मूला फिर से रेशियो निकाल के दिखाना है। ओके, इसके अंदर मुझे मैं एक ट्रिक यूज़ करने जा रहा हूँ। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या रहेगी इसके अंदर। भाई मुझे पता है प्रिंसिपल होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन के हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। मुझे a और b का नहीं पता, ये कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला नहीं पता, लेकिन f का तो पता है। अगर हर टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा तो ax² का डायमेंशन फार्मूला ax² का डायमेंशन फार्मूला फोर्स के डायमेंशन फार्मूले के बराबर होना चाहिए। और फोर्स का क्या होता है, mLT-2। तो a का क्या होगा, x² को नीचे ले जाइए, x² क्या है, लेंथ का स्क्वायर है। लो जी, ठीक है, सॉल्व कीजिए, एक L से L कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया mL-1T⁻²। अगर मैं बात करूं आपकी ये इसका डायमेंशन फार्मूला फोर्स के बराबर, तो इसका भी फोर्स के बराबर, तो bt² इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स b किसके बराबर होगा, F/T² के। F का डायमेंशन फार्मूला mLT-2 और नीचे आया t की पावर 2, ऊपर जाके t की पावर -4 हो जाएगा, mLT-। लॉजिक हो गया, a/b निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बच्चे डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से बच्चे मैंने आपको दिखाया कि किसी इक्वेशन की करेक्टनेस और इस तरह कांस्टेंट की इक्वेशन की वैल्यू कैसे, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ये थी इसकी सेकंड एप्लीकेशन। अब क्या है, थर्ड एप्लीकेशन की ओर मूव करते हैं। वो क्या है, वो है टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कैसे रिलेशन सेट किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट इसकी एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, उसके ऊपर मूव करते हैं। नंबर थर्ड एप्लीकेशन क्या है बेटा, नंबर थर्ड इसकी एप्लीकेशन है टू डिराइव a relationship between different physical quantity। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में हम क्या करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप। ये है डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन। बच्चे अगर आपको देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ कीजिए और अगर आपको पता हो कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी किन किन टर्म पे आपकी डिपेंड कर रही है, तो आप इस मेथड की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप इस डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से उस क्वांटिटी का फॉर्मूला भी क्या कर सकते हो, उनके बीच में रिलेशन डिराइव किया जा सकता है। यानी कि यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, न्यू रिलेशन कैन डिराइव if the dependent quantities are known। आपकी फिजिकल क्वांटिटी किस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, अगर वो पता हो तो आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप नए रिलेशन को डिराइव भी कर सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ
इट इज़ नोन दैट द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, मान लीजिए कोई सैटेलाइट है जो क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक तो बच्चे डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, एक डिपेंड कर रहा है मास ऑफ अर्थ के ऊपर, चलिए मैं मास ऑफ अर्थ को कैपिटल एम से लिखता हूँ, मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, और तीसरा रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया, ये लीजिए मेरी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अराउंड एक क्या कर रहा है बच्चे, एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, उस सैटेलाइट का जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट का बच्चे जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, और आपने इनके बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपने यही ढूंढना है कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, उसके बाद उनकी पावर आपने आप मान लेना ए बी सी, ठीक है। हमें नहीं पता ये ए बी सी की पावर क्या है, आप लिख लीजिएगा वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट and its value can be पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। भाई एक किसी क्वांटिटी की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, इन तीनों में से एक ही होगी, तो लीजिए कोई भी हो सकती है। फिर क्या करें, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में चेंज कर दीजिए बाय कांस्टेंट जी, तो एक कांस्टेंट के का इंट्रोड्यूस कीजिए और इसकी हेल्प से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को आप इक्वल टू साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आपको बताया बच्चे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों साइड की इक्वेशन का डायमेंशन फार्मूला, दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए मैं दोनों साइड के डायमेंशन, हर टर्म का डायमेंशन फार्मूला, दोनों साइड के डायमेंशन फार्मूले को कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर टी ही है, टी का डायमेंशन फार्मूला यही होता है। कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, छोड़ दीजिए उसे। अब बचा जी, अब जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, जी वैसे आपने याद है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से अगर जी के लिए डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो क्या निकलेगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स का क्या होता है mlt-2, ठीक है। लेंथ का क्या होता है l स्क्वायर, और m मास का हो गया m स्क्वायर। एक मास कैंसिल हो गया, एक मास ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। लेंथ के लिए लेंथ का क्यूब हो गया और t की पावर -2। तो इस तरह बच्चे मैंने देखिए जी कर लिया, मुझे पता नहीं था लेकिन मैंने निकाल लिया, m की पावर -1, l की क्यूब और t की पावर -2। इसकी पावर कितनी है बच्चे a, मास की पावर कितनी है b, ठीक है, और r लेंथ होती है, उसकी डायमेंशन क्या होगी c। लीजिए इस तरह मैंने हर क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिख लिया। अब क्या करिए, अब करना क्या है, अब आपने मास वाली टर्म को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। ज़रा देखिए यहाँ मास की पावर कितनी आएगी, यहाँ मास की पावर माइनस से आएगी। ये मास वाले टर्म को इकट्ठा लिख लीजिए, m की पावर b, लेंथ की पावर यहाँ से कितनी होगी बच्चे 3a, यहाँ से एक लेंथ की टर्म आ रही है c, ठीक है। और ऐसे ही बच्चे t वाली टर्म की यहाँ पावर आ रही है -2a, यहाँ है ही नहीं, बस ये ही रह गई। तो t इज इक्वल टू m की पावर -a प्लस b, l की पावर 3a प्लस c, t की पावर -2a, t की पावर -2a, ठीक है जी। अब क्या कीजिए, दोनों साइड इक्वेट कर लीजिए। इक्वेट करेंगे तो देखिए बच्चे क्या होगा, सबसे पहले t की पावर कितनी है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर -1, यानी -2a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है। तो a की वैल्यू तो बच्चे मैंने निकाल ली, b की निकालें, इधर m है ही नहीं, अगर m है नहीं तो इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, a का तो बच्चे मैंने आंसर निकाल लिया, a का तो आंसर आ गया। मास की पावर कंपेयर करें, -a प्लस b, इधर तो है नहीं 0, तो b किसके बराबर होगा, a के बराबर ही होगा, इधर जाके प्लस a, और a कितना है -1/2। लो जी a की b की भी डायमेंशन फार्मूला निकल गया। अगर a और b दोनों का डायमेंशन फार्मूला निकल चुका है तो ये इसको भी बच्चे l की पावर भी कंपेयर कर देते हैं, यानी 3a प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो c किसके बराबर होगा, -3a के बराबर होगा। c -3a माइनस प्लस, तो 3/2, ठीक है। कितना आया बेटा 3/2। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू मैंने आपकी निकाल दी है। अगर ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालती है तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, फ्रॉम 1। आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 थी, टी इक्वल टू किसके बराबर था, के, जी की पावर ए की वैल्यू कितनी थी -1/2, एम की पावर बी उसकी वैल्यू भी कितनी थी -1/2, और आर की पावर सी की पावर कितनी है बेटा 3/2, ठीक है जी। यहाँ तक हमने इसे लिख लिया है। चलिए अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, टी, इसे रूट में लिख देते हैं, रूट में ये तो नीचे चले गए, जी एम माइनस से ना, ये नीचे,
ये आर और इसका क्या होगा क्यू। तो लीजिए मैंने इस तरह रिलेशन सेट कर दिया, ये है रिलेशन का किसके लिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो सेटेलाइट का टाइम पीरियड था उसके लिए फॉर्मूला मैंने निकाल दिया। सारे क्वेश्चन इस मेथड में ऐसे ही करने हैं, आपको चेक करना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, सबसे पहले उनकी पावर माननी है और इसी तरह ऑपरेशन करते हुए आपका लास्ट आंसर निकल आएगा। ठीक है जी, हो जाएगा। चलिए अब क्या चीज़ है, चलिए एक छोटा सा आर्टिकल लेकिन इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायमेंशन। नेक्स्ट आर्टिकल चलिए करते हैं, डायमेंशन ऑफ सम मैथमेटिकली, डायमेंशन ऑफ सम मैथमेटिकली फंक्शन। कुछ मैथमेटिकल फंक्शन है उनकी डायमेंशन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना इन जनरल, ठीक है, आपकी एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ जिसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डी की डिफरेंशिएशन है ये, अगर कभी आपके पास ऐसे हो, ठीक है, एन डिफरेंशिएशन ऑफ वाई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस चीज़ को बचे, ये वाई क्या है, डिस्टेंस ही होगा, और नीचे क्या है, नीचे बचे एक्स है, एक्स की पावर क्या है एन। तो ये टर्म जनरली इसी के बराबर मानी जाएगी। डी की कोई पावर कोई बात नहीं, वाई तो सिंपल है, एक्स की पावर क्या है एन। अगर आपके पास इंटीग्रेशन का सिंपल ऐसे होता है, ये डिफरेंशिएशन का सिंपल। इंटीग्रेशन में डी ऐसा करते हैं, वाई डी एक्स लिख देते हैं, वाई डी एक्स। अगर आपकी इंटीग्रेशन ऐसे दी हो तो आपकी इससे सॉल्व करोगे तो इसका डायमेंशन फार्मूला वाई एक्स के बराबर होगा, मतलब जो डी एक्स का होगा वही एक्स का होगा। इन टर्म को याद रखते बच्चे, इन जो दो फंक्शन हैं इन दोनों के डायमेंशन, मतलब अगर ऐसे डिफरेंशिएशन की टर्म में दिया हुआ इसका डायमेंशन फार्मूला इसके बराबर, ऐसे दिया हो तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा बेटा, इसी के बराबर ही आएगा। ठीक है, चलिए कुछ इससे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, मुझे फाइंड करके दिखाइए डायमेंशन फार्मूला, फाइंड डायमेंशन फार्मूला। फॉर्मूला फाइंड आउट करके दिखाइए, डायमेंशन फॉर्मूला आपने फाइंड आउट करना है किस किस का। नंबर 1 आपने करना है dx बाई dt का। नंबर 2 आपने मुझे करके दिखाना है m d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर का। थर्ड आपको करके दिखाना है इंटीग्रेशन ऑफ v dt का। और लास्ट मुझे आपको करके दिखाना है इंटीग्रेशन ऑफ a dt का। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन 4 को सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट के लिए बात करते हैं। फर्स्ट क्या है बेटा, dx बाई dt, ये किसके बराबर होगा, dx बाई dt को मैं सिंपली dx बाई dt किसके बराबर होगा, x अपॉन t, डायमेंशन फार्मूले में ऐसे। ठीक है, x का क्या होता है l, t इसका t का क्या होगा t, ऊपर लेके जाओगे तो l t माइनस l। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का तो आ गया। सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, m d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, इसका डायमेंशन फार्मूला किसके बराबर होगा, m डी स्क्वायर तो छोड़ दो, एक्स की पावर तो एक्स ही होती है, नीचे टी का स्क्वायर। एम के लिए क्या लिखेंगे, एम एल, और नीचे है टी की 2, ऊपर जाते ही टी की पावर -2 हो जाएगा जी। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे क्या लिखेंगे बच्चे, ऐसे ही अगर मैं थर्ड के लिए बात करूँ तो थर्ड के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी टी, ये किसके बराबर होगी, इंटीग्रेशन ऑफ वी टी आपका होगा वी टी के बराबर। ठीक है, बस ये किसके बराबर होगी, वी टी के बराबर। वेलोसिटी का एल टी -1, टाइम का टी से टी कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा एल। चौथे का खुद कर लीजिएगा। तो इस तरह बच्चे हमने क्या किया, डायमेंशन फार्मूले बड़े आसान होते हैं, करे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा और आर्टिकल रह गया इसे डिस्कस करते हैं। चलिए फर्दर बात करते हैं आपकी डायमेंशन की। किसकी डायमेंशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उनके बारे में। तो नेक्स्ट आर्टिकल है मेरा बेटा डायमेंशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो एंड लॉगरिथमिक फंक्शन हो। ठीक है, तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उनके डायमेंशन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, जितने भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल ई की पावर वाले, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक
logarithmic function and their argument, जो भी उनके आर्गुमेंट होंगे, जो भी उनके साथ आर्गुमेंट में दिया होगा आर डायमेंशनलेस। तो जितने भी बचे ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या लोगरिथमिक फंक्शन या उनके जो आर्गुमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक साइन थीटा का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा का आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका जो भी आर्गुमेंट है, इसका साइन थीटा का आर्गुमेंट क्या है, थीटा, तो थीटा क्या होगा बेटा, डायमेंशनलेस होगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशनलेस होगा। चलिए बताते हैं, इसे करके देखेंगे तो ज़्यादा पता लगेगा। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। मान लीजिए आपको देखा है इफ अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। ठीक है, आपको इस तरह देखते हैं, आपने डायमेंशन निकालनी है, आपने किसके, अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालनी है, जबकि वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी, वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी, एफ का मतलब क्या है, फोर्स, और टी का मतलब क्या है, टाइम ही है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। सॉल्यूशन में बचे सबसे पहले तो यही बात, अभी अभी बात आई, साइन टर्म का कोई भी आर्गुमेंट होगा वो डायमेंशनलेस होगा। तो साइन का जो भी आर्गुमेंट है वो डायमेंशनलेस, यानी बीटा टी डायमेंशनलेस होगा, यानी इसकी डायमेंशन, इन दोनों की डायमेंशन किसके बराबर आनी चाहिए, 1 के बराबर, ये डायमेंशनलेस होनी चाहिए। अगर ये डायमेंशनलेस है तो बीटा किसके बराबर होगा, बीटा होगा 1/t के। 1/t का मतलब डायमेंशन फार्मूला कितना आ गया, t की पावर -1। लीजिए, मुझे पता लग गया इसका तो डायमेंशन फार्मूला इसके बराबर है। अब बात करते हैं अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, अगर मैं अल्फ़ा के डायमेंशन फार्मूले की बात करूँ तो ये तो डायमेंशनलेस है, इसे तो छोड़ दीजिए, यानी इसका आएगा एफ अपॉन वी स्क्वायर के बराबर। एफ फोर्स का क्या होता है, mlt की पावर -2, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का होता है lt -1 और इसका कर दीजिए स्क्वायर, mlt की पावर -2 डिवाइडेड में आ गया l स्क्वायर t की पावर -2। इससे ये कैंसिल हो गया, डन, एक एल से एल कैंसिल हो रहा है, ये एल ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ml की पावर -1। तो इस तरह बचे मैंने अल्फा और बीटा दोनों के डायमेंशन फार्मूले निकाल दिए, आसान थे ना। ठीक है, चलिए ये थी बचे आपके डायमेंशन एनालिसिस की आपकी 3 एप्लीकेशन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आपको कुछ लिमिटेशन जो होती है डायमेंशन एनालिसिस की वो बता देते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस या दिस मेथड, इस मेथड की जो डायमेंशन एनालिसिस की जो आप करके आ रहे हैं उसकी कुछ लिमिटेशन के अंदर अगर हम बात करें, देखिए आपकी जो फर्स्ट 2 एप्लीकेशन थी जिससे आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया क्वांटिटी को, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की करेक्टनेस चेक की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी जो इसमें आप क्या कर रहे हैं, रिलेशन को डिराइव कर रहे हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम है। जहाँ में आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, आपको डायमेंशन, आपकी डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए। सबसे पहले बता देता हूँ डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन फार्मूला हो लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो, वेरिएबल हो। डायमेंशनलेस, जिसका डायमेंशन फार्मूला ना हो बट उसकी वैल्यू वेरिएबल हो। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब डायमेंशन फार्मूला हो और उसकी वैल्यू भी क्या हो, कांस्टेंट हो। डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब डायमेंशन फार्मूला भी नहीं होना चाहिए और उसकी वैल्यू कांस्टेंट भी होनी चाहिए। चलिए आंसर शुरू करते हैं फर्स्ट को। फर्स्ट देखते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन फार्मूला हो लेकिन उसकी वैल्यू वेरिएबल हो। देखिए इसका तो डायमेंशन फार्मूला ही नहीं होता, इसका भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो फोर्स बचा, तो पहले की ऑप्शन रही बी, तो पहले का आंसर बी आएगा। सेकंड की ओर चलिए, डायमेंशनलेस वेरिएबल मतलब डायमेंशनलेस होना चाहिए आपका, डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस है लेकिन पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, ये हो चुका है हमारा। तो एंगल, तो आपकी सेकंड की रहेगा एंगल, एंगल आपके डिफरेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, वैल्यू चेंज हो सकती है। थर्ड है डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब डायमेंशनल तो हो उसका फार्मूला, साथ साथ उसकी वैल्यू कांस्टेंट। आपको तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 × 10 की पावर -11। ठीक है, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन भी है, कांस्टेंट भी इसकी वैल्यू। तो थर्ड का आंसर आया डी। तो फोर्थ का क्या आएगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब ए। तो इस तरह बच्चे आप इन चारों तरह की क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इन चारों ही टाइप की होती हैं, वो भी हमने कर ली है। तो इस तरह बच्चे हमने क्या किया, डायमेंशनल फार्मूले की लगभग सारी प्रैक्टिस कर ली है। इसकी जो असाइनमेंट है वो आपको वीडियो के सबसे लास्ट में मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है, लीजिए यहाँ पे आपका डायमेंशनल सर्टिफिकेट ओवर।